हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट एंड द जो कह सकते हैं सबसे वास्ट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ना जो बच्चे आईआईटी जैम की या सीएसआईआर नेट की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आपकी ये जो तैयारी है या जो प्रिपरेशन है वो अधूरी रहने वाली है। ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूँ कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कवर करता है। आप अगर सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो तो मुझसे किसी प्रोफेसर ने, जब मैं एमएससी में था तब कहा था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से होती है और खत्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे होती है। तो अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करते समय, तो आप यूं समझ लीजिएगा कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधा सिलेबस पढ़ के हो गया। क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लगभग 20 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सीएसआईआर नेट में। मतलब अगर आप कुछ भी ना पढ़ के जाओ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ के जाओ तो भी आपके पास चांसेस है कि आप 20 से 30 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। आराम से तो नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट उस समय 3 घंटे में क्लिक होनी चाहिए जो भी आपने पढ़ा है। तो बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से की जाए। देखो मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत वास्ट सिलेबस है। इसका सिलेबस पढ़ने में शायद आपको 2-3 महीने लग सकते हैं या 2 महीने लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, डिपेंड करता है आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है और आप कहाँ से पढ़ रहे हो और कितनी डिटेल में जाके पढ़ रहे हो। 2 अप्रोच होंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ने का। एक अप्रोच होगा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू का जो अप्रोच होता है वो काफी टफ होता है और काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेंथी होता है। दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आप उतना ही पढ़ो जितने एग्जाम में की तैयारी के लिए आपको जरूरत है। ठीक है ना, मैं पहले ही बता देता हूँ ये चैप्टर वास्ट होगा तो आपको टाइम लग सकता है ना। कोई एक यूट्यूब चैनल बता दो जहाँ पे ये सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल हो और पूरा कंटेंट हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा कोई ऐसा चैनल होगा जहाँ पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल हो और इन डिटेल अवेलेबल हो, क्योंकि कोई भी प्लेलिस्ट बनाने में टाइम लग जाता है। ठीक है, सो प्लेलिस्ट बनाने में टाइम लगता है और कोई भी यूट्यूबर इतना फुल टाइम यूट्यूब नहीं कर रहा है अभी तक तो फिलहाल यूट्यूब कम्युनिटी में जो पूरे सिलेबस को बनाए, क्योंकि काइनेटिक्स को ही बनाने में मुझे 47 वीडियो लग गए। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो सोचिए उससे 3-4 गुना ज़्यादा बड़ा है। मैं कहूँगा 3-4 गुना भी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, वास्ट है। तो इसको तो कम से कम 100-150 वीडियो लगेंगे तब जाके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म होगा। उसमें भी मैं गारंटी नहीं दे सकता कब खत्म होगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इट हैज़ गॉट वास्ट एप्लीकेशन। मतलब आज की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो करंट रिसर्च है, मैं कह सकता हूँ कोई भी ऐसी लैब नहीं होगी जहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बिना कोई काम होता होगा। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हर जगह यूज होती है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से की जाए? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको अभी उसके मैकेनिज्म, रिएक्शन, वो K2Cr2O7, MnO MnO4, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब नहीं पढ़ना है आपको। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल आपको डी ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए, उनके एटॉमिक साइज का ट्रेंड पता होना चाहिए, थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद में स्टार्ट करो एडिशन कंपाउंड के साथ। भाई एडिशन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं। डबल सॉल्ट क्या होता है, आपने फेरस अमोनियम सल्फेट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, मोहर सॉल्ट के बारे में पढ़ा होगा। फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? सबसे बेसिक फंडा होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता क्यों है। इसमें आपको मदद करेगा वर्नर थियरी। ना वर्नर थियरी विल हेल्प यू, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पढ़ोगे। आई हैव सीन पीपल इन डूइंग मास्टर्स, इनको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। मुझे भी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी एमएससी में आने के बाद समझ में आई थी कि प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है। दिस इज द फैक्ट, आई एम नॉट जस्ट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। ठीक है, आपको लिगेंड्स के बारे में पढ़ना है, लिगेंड्स होता क्या है, कौन सा लिगेंड काम करेगा, कोई लिगेंड काम कब करता है कब नहीं करता है, क्या कटाइन ही लिगेंड होते हैं क्या, कि अनाइन भी लिगेंड होते हैं क्या, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही लिगेंड होता है। क्योंकि लिगेंड के तौर पे हम लोगों ने सिर्फ देखा अब तक अमोनिया, द फेमस कंपाउंड जिसके ऊपर लोन पेयर होता है। फिर हमने पढ़ा है वाटर जिसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। क्या सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही लिगेंड का काम करते हैं, अनाइन या कटाइन कर सकते हैं क्या? तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड भी अपने अपने, देखो यहाँ पे हर एक टॉपिक अपने आप में एक चैप्टर है। लिगेंड्स के बारे में अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में एक नेट पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आपको लिगेंड्स के बारे में नहीं पता होगा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बहुत बड़ा है, ट्रस्ट में बहुत बड़ा है। न्यूट्रल, मोनोडेंटेड, डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल होगा, इसमें ऑप्टिकल भी आ जाएगा। तो लिगेंड के क्लासिफिकेशन में ही काफ़ी टाइम चला जाता है। आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, ढंग से इसके नोट्स बना के रखो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ना टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको सीएसआईआर नेट के लिए नोमेनक्लेचर पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट वो तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना कंपाउंड का नाम जाने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते हो, तो सिमिलर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब तक आपको उसका नाम नहीं पता होगा, कोऑर्डिनेशन का
केमिस्ट्री पढ़ने का फायदा नहीं है। मैं आपके सामने कोई मॉलिक्यूल दे देता हूँ और आपको उसका नाम नहीं पता है, मतलब जिसकी शादी में जा रहे हो उस बंदे का नाम ही नहीं पता है, सिर्फ बारात में निकल पड़े आप, तो फायदा नहीं है कुछ। तो आपको नोमेनक्लेचर तो आना ही चाहिए, तो प्राइमरी और मस्ट कंडीशन है, इसके बिना तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। बट इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने CSIR नेट में ज़्यादा देखे नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है जिसपे CSIR नेट क्वेश्चन पूछेगी, कभी नोमेनक्लेचर पे नहीं पूछेगी। नोमेनक्लेचर यूँ समझ सकते हो IIT JAM में आ सकता है, 11th-12th में आता है, नीट JEE में आता है, ठीक है। उसके बाद एक बार आपका नोमेनक्लेचर और ये सब पढ़ के हो जाता है, अगला टॉपिक होता है आइसोमेरिज्म। ना आइसोमेरिज्म ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत कुछ डिटेल में पढ़ना है। अब वो सिस ट्रांस के अलावा भी हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, और हम जो 12th लेवल तक पढ़ते हैं बहुत सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं। जब आप नेट लेवल पे आ रहे हो तो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपके पास जो लिगैंड होगा वो स्टीरियोकेमिस्ट्री उसमें आ जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो भाई अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना आइसोमेरिज्म पे, क्योंकि आइसोमेरिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं नेट पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ, मैं अनवांटेड टॉपिक को नहीं कहूँगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो है वो है, ठीक है। दूसरी बात आती है थियोरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थियोरीज जहां से स्टार्ट होती है, सबसे पहले स्टार्ट होती है VBT। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि कोऑर्डिनेशन पढ़ने से पहले आपको बॉन्डिंग ढंग से आनी चाहिए। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग, शेप, ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल क्या होता है, VSEPR थ्योरी क्या होती है, लोन पेयर कैसा दिखेगा, ये सब आपको ऑलरेडी आता है तो VBT पढ़ने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को बॉन्डिंग की नॉलेज नहीं है और वो डायरेक्ट अगर VBT पढ़ना स्टार्ट करेगा, उसको VBT में 110% प्रॉब्लम आने वाली है। तो कभी भी अगर कोऑर्डिनेशन पढ़नी है तो सबसे पहले स्टार्ट करो VBT के साथ, ठीक है, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग के साथ ना। VBT में आपको क्या पढ़ना है, शेप पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, कलर कैसे आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं, लिगेंड स्ट्रेंथ, मतलब वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे आपको निकल साइनाइड और निकल फ्लोराइड का एक एग्जांपल दिया जाएगा, आप उससे पढ़ सकते हो। बाद में इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और फिर VBT के ड्रॉबैक्स क्या थे, भाई क्यों हमने VBT को में प्रॉब्लम्स क्यों निकाली, क्या रीजन था VBT फेल हुई, ठीक है। ये सब एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है आपको। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो दैट्स योर पर्सनल चॉइस, ओके ना। VBT के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो होता है CFT। देखो पूरा का पूरा एडवांस लेवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्रस्ट मी, पूरा का पूरा एडवांस लेवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आप MSc में पढ़ो या PhD में पढ़ो या आप आगे जाके कोई भी रिसर्च वर्क करोगे, CFT इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, ठीक है। और MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, और क्रिस्टल फील्ड थियरी ना। क्रिस्टल फील्ड थियरी मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे समझते नहीं हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्रिस्टल फील्ड थियरी आपको तब तक नहीं समझेगी जब तक आपको d ऑर्बिटल का शेप नहीं पता होगा। इसलिए मैं बच्चों को अक्सर कहता हूं कि जब तक आप एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ लेते आप कोऑर्डिनेशन को भी हाथ मत लगाओ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का एक सबसे बड़ा पार्ट जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें d ऑर्बिटल आता है, ऑर्बिटल का शेप आता है। पढ़ना बड़ा आसान है कि स्प्लिटिंग हो जाती है, 3 ऑर्बिटल ऊपर चली जाती हैं, 2 ऑर्बिटल ऊपर, 3 ऑर्बिटल नीचे, या 3 ऊपर 2 नीचे, डिपेंडिंग अपॉन ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल क्या ज्योमेट्री है। बट वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसको इमेजिन कर पाना बहुत टफ होता है। बाय हार्ट तो मैं भी करवा सकता हूँ कि देखो बेटा इजी ऊपर होता है, T2Z नीचे होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो दैट्स क्वाइट सिंपल, वो बहुत आसान है। तो आप सबसे पहले d ऑर्बिटल के बारे में पढ़िएगा, d ऑर्बिटल के शेप को समझने की कोशिश करिएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, किधर है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फिर आप समझिएगा कि अगर 6 लिगेंड उस पर अटैक करेंगे तो उसका स्प्लिटिंग कैसे होगा, 4 लिगेंड अगर अटैक करेंगे तो उसका स्प्लिटिंग कैसे होगा। तो नीड फॉर CFT पहले पढ़ो, क्या जरूरत थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने की। फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। देखो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल हर कोई बच्चा पढ़ता है, स्क्वायर प्लेनर अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपको पढ़नी है। ऑक्टाहेड्रल से ही स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री आपको मिलेगी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से ये आती है। तो यहाँ पे मैंने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। बिना इसके पढ़े तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अधूरा है। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि जो बच्चा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ता है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के सामने जाके एक बार नतमस्तक जरूर होता है, क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसके एप्लीकेशन बड़े तगड़े हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से स्क्वायर प्लेनर मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो मिली है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ओके। इसके बाद आपको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग, सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो भी मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ ना ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से, ये आपको हर एक टॉपिक पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना है, अच्छे खासे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेटेड है और लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, वो कैसे इफेक्ट करते हैं, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करो। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, कैसे आया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास Fe2+ है,
यानी मेरे पास D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल हो, उसमें भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कैसे होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज रियली इंपॉर्टेंट। दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स या मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, तो उसके बाद हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये तो काफी आसान है। अगर इलेक्ट्रॉन पैड हो जाते हैं, वो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो हाई स्पिन लो स्पिन समझना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद में क्रिस्टल फील्ड एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, याद रखना। इस टॉपिक को पढ़े बिना आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। इस टॉपिक के सामने जाना, झुकना, आराम से वो साष्टक नमस्कार करना, इसको दंडवत नमस्कार करना, और उसके बाद में आगे जाना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी पे CSIR नेट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये तो एप्लीकेशन ही हो गया उसका। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये तो BSc में भी पढ़ाया जाता है। सबसे पहले पढ़ना रेडियस, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, पहले पढ़ना रेडियस पे क्या इफेक्ट होता है मेटल कटायन की। फिर अगर रेडियस समझ में आ गया तो लैटिस एनर्जी समझेगा, रेडियस समझ में आया तो हाइड्रेशन समझेगा। फिर उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट में, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लेना। उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी, रेडियस और लैटिस एनर्जी, इसके ऊपर आते हैं जैम में क्वेश्चन, क्योंकि जैम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे शायद इतने क्वेश्चन ना आए। तो ये टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ CFT जो है, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद स्पिनियल कंपाउंड एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो स्पिनियल कंपाउंड पे अक्सर नेट में और गेट में क्वेश्चंस आते हैं ना। इसको अगर मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करूं तो काफी टफ हो जाता है। तो इसके ना डायरेक्ट ट्रिक्स अवेलेबल हैं, इसके ट्रिक्स के ऊपर के मैं वीडियो बना दूंगा आने वाले टाइम में, कि स्पिनियल कंपाउंड नॉर्मल स्पिनियल है कि इनवर्स स्पिनियल है, हम कैसे पहचानेंगे, स्पिनियल कंपाउंड होते क्या हैं, कौन टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट होता है, कौन ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट होता है। तो आप इसको स्टेबलाइजेशन एनर्जी के साथ लिंक करके मत पढ़ना, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत लंबा और लेंदी प्रोसेस है। तो आपको इसके ट्रिक्स बता दिए जाएंगे, और ट्रिक्स काफ़ी आसान है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको याद रखने के लिए। हाँ, अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हो, भाई मुझे एकदम डिटेल में जाना है, मुझे आगे जाके रिसर्च करनी है, मुझे समझना है, तो भाई आपको क्रिस्टल फील्ड एनर्जी के साथ इसको लिंक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इसको समझना पड़ेगा कि होता क्या है। उसके बाद में लिमिटेशंस ऑफ CFT, जी हाँ, क्रिस्टल फील्ड थियरी की भी लिमिटेशंस थी, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपको वो पढ़नी है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा ना। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर एक न्यू थियरी इंट्रोड्यूस की जाती है जो यूजुअली स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई ये नहीं पढ़ाया जाता है बहुत सारी जगहों पे, दैट इज लिगेंड फील्ड थियरी। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद जो लिगेंड फील्ड थ्योरी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। कुछ लिगेंड्स जो कि एबनॉर्मली बिहेव दिखाते हैं, जैसे OH माइनस की बात करूं और वाटर की बात करूं, तो इनकी लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ में थोड़ा एनोमलस नेचर आ जाता है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास लिगेंड फील्ड थ्योरी आती है। तो आपको लिगेंड फील्ड थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, और लिगेंड फील्ड थ्योरी मुझे नहीं लगता बहुत सारी बुक्स में इतना डिटेल में दिया है, तो आपको थोड़ा गूगल और थोड़ा इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा इस चीज़ को खंगालने के लिए, एंड प्रोबेबली वहाँ से आप इसके कंटेंट को चुरा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का। वहाँ पे आपके पास 1s 2s 2p, फिर 2p के px py pz ऑर्बिटल्स होते थे, 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो नीचे 14 इलेक्ट्रॉन से, आई मीन वो सब आपने पढ़ा है। डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा अलग है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल p ब्लॉक एलिमेंट्स जो आप लोगों ने पढ़ा है, जो आपने वाटर मॉलिक्यूल का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, अमोनिया HF का, ये आपने H3+ का, जो नॉर्मली केमिकल बॉन्डिंग में आप MOT पढ़ते हो, नॉर्मली केमिकल बॉन्डिंग में, उससे थोड़ा हटके है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे ध्यान देना। डी ब्लॉक का एक ही है, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना, एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, वो भी किसका आना चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो प्लीज इसको थोड़ा दे देना, और कोशिश करूंगा मैं भी कि अगर मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे या आने वाले वक्त में जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी, जब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को अपने हाथ में लूंगा, तब मैं शायद MOT के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर लूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। उसके बाद आपको आना है पाई बॉन्डिंग पे। देखो पाई बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं बात करूं CSIR नेट की। अब MOT ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी, सर याद रखना, पाई बॉन्डिंग यानी पाई डोनर क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर क्या होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो पाई डोनर होंगे, वो कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो पाई एक्सेप्टर होंगे, यहीं से आपका बैक बॉन्डिंग का फंडा क्रिएट होता है। आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा ऑर्गेनोमेटेलिक्स के साथ।
अगर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एमओटी आता है तो आपको ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ना, स्पेशली जब आप फेरोसिन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, वहां पर सैंडविच कंपाउंड्स के बारे में, तब काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट डू स्पेंड क्वालिटी टाइम ऑन दिस। इसमें जल्दबाजी मत करना, घाई मत करना और सिर्फ ऊपर ऊपर से मत उड़ाना, अच्छे से नोट्स बना लेना। नोट्स खुद के बनाओ। देखो, आप मेरे नोट्स खरीदो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन दो आई एम सेलिंग दोज नोट्स, पर मैं कभी नहीं कहूँगा, आई नेवर सपोर्ट कि आप किसी के नोट्स खुद कहीं सामने से लो। नोट्स आप तरफ सभी तभी लो जब आपको लगता है कि हाँ मुझे टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, आई नीड रेडीमेड नोट्स ताकि मुझे कहीं से स्टडी मटेरियल मिल जाए। अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो, आप रोज पढ़ते हो, तो मुझे लगता है कि आप कभी किसी के नोट्स पे डिपेंड मत होना। ये चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, आई विल नेवर प्रमोट कि आप मेरे नोट्स लो और खुद के नोट्स कभी ना बनाओ। जब तक कोई चीज़ आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक वो चीज़ आपके दिमाग में फिट नहीं बैठेगी। मैं आपको कितनी ही महान बुक ला के दे दूँ, साक्षात आइंस्टाइन की लिखी हुई बुक भी ला के दे दूंगा ना, उनके हाथों से लिखी हुई, तब भी आप ये मत समझना कि आप साइंटिस्ट बन जाओगे, पास हो जाओगे, क्योंकि वो उन्होंने लिखा है, आपने नहीं लिखा है। तो नेवर डिपेंड अपॉन नोट्स। हाँ, आप नोट्स खरीद सकते हो, यू कैन बाय इट फ्रॉम द ऑनलाइन स्टोर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बट वो तभी लेना जब आपकी मजबूरी हो या जब आपको रेफरेंस लेना हो। ठीक है, जब तक आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, नेवर डिपेंड अपॉन नोट्स गिवन बाय एनीबडी एल्स, इवन वो मैं ही क्यों ना हूँ। ठीक है, अच्छा, ये सब पढ़ने के बाद स्टार्ट करते हैं जो सबसे भयंकर पार्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जहाँ पे बच्चे अक्सर डरते हैं, और ये पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखो, यहाँ पर आपकी जितनी भी आपकी क्वांटम की नॉलेज है, आपकी फिजिक्स की नॉलेज है और आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की नॉलेज है, सारी यहाँ पे यूज हो जाएगी। शायद यही एक रीजन होता है कि मैं अक्सर जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए, तो सर आपको थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी, थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा सा बाकी सब सब्जेक्ट केमिस्ट्री का आना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में आने के बाद सबका निचोड़ निकल जाता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये CSIR नेट और गेट के लिए। क्या क्या पढ़ना है? स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ना, पहले क्या होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना, जो कि आप पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ML के वैल्यूज क्या होते हैं, जब भी आप लिखते हो p ऑर्बिटल तो +1 लिखते हो, 0 लिखते हो, -1 लिखते हो, दीज आर ML वैल्यूज। और अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो ML का वैल्यूज आपको क्या बताता है, कैसे बताता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, यहाँ पे मैंने डीजेनरेसी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को काफ़ी हद तक डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, वरना तो भाई रटना तो हम सबको वैसे ही आता है, हमको पता है कैसे बाय हार्ट करनी है चीज़ों को, तो हम बाय हार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको इसके बाद कहाँ स्टार्ट करना है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ L, जो अजीमुथल क्वांटम नंबर का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। फिर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यहाँ तक आपका बेसिक्स बनेगा। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये दो आप पढ़ोगे, जिसको एक कहा जाता है कैपिटल L, जिसको कहा जाता है कैपिटल S। यहाँ से आपको मिलेगा टर्म सिंबल्स, आप यहाँ से टर्म सिंबल्स के बारे में पढ़ोगे। तो मैनी अ टाइम स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर टर्म सिंबल्स कहाँ पढ़ाया जाता है। देखो, टर्म सिंबल एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो, ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में, फिर उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ते हो, टोटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो, वहाँ से टर्म सिंबल आता है। तो मैंने इसको अभी तक तो कोई वीडियो बनाया नहीं है, प्रोबेबली इस पर आने वाले टाइम में शायद मैं बना दूंगा जब मैं प्लेलिस्ट हाथ में लूंगा, पर आप काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कीजिएगा इस टॉपिक पर। उसके बाद आपको करना है LS कपलिंग, जिसको रुसेल सॉन्डर कपलिंग कहा जाता है। तो इसको LS कपलिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये नेट का हॉट टॉपिक है, नेट गेट का हॉट टॉपिक है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ाई किया, आप मान सकते हो कि एक क्वेश्चन नेट में या आपको गेट में कहीं ना कहीं मिलेगा। फिर माइक्रोस्टेट्स बड़ा ब्यूटीफुल टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई, एक वीडियो बनाया है कोऑर्डिनेशन की प्लेलिस्ट में, एकमात्र वीडियो जो अवेलेबल है। फिर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, सर टर्म सिंबल निकालना आना चाहिए। एलिमेंटल टर्म सिंबल, दो टाइप के टर्म सिंबल होते हैं, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल जो कि आप पढ़ोगे क्वांटम में, और एक होता है एलिमेंटल टर्म सिंबल। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल टर्म सिंबल निकालना आना चाहिए, जैसे P1 स्टेट का क्या होगा, P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतना सब जब आप पढ़ लोगे तब स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। क्या आएगा, सिलेक्शन रूल, सबसे पहले लपोटे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, उसके बाद में स्पिन सिलेक्शन रूल। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तो BSc में भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इनको। फिर आता है स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट निग्लेक्टेड टॉपिक, जो स्टूडेंट्स अक्सर पढ़ते नहीं है। अक्सर आप जब इसके बाद जब आप हायर लेवल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो वहाँ पे आता है 3F 2D 1S, ये जो टर्म सिंबल्स हैं ये कहाँ से आए, कहाँ से स्प्लिटिंग होती है, किस एलिमेंट में D1 कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा ग्राउंड स्टेट होगा, आपको D2 कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा ग्राउंड स्टेट होगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को कैसे स्प्लिट किया जाता है और उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कैसे हम उससे निकालते हैं, इसके बिना आप
आगे का ग्राफ नहीं समझ पाओगे। अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना। अभी मुझे नहीं पता ये यूट्यूब पे किसी ने बनाया है या कहीं पे अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, आई डोंट फील सो कि डिटेल में तो बनाया होगा, बट हाँ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे इसको यूट्यूब पे, इवन गूगल पे भी मिल जाएंगे आपको, अगर सही ढंग से सर्च करना आता है या आप कोई भी अच्छी रेफरेंस बुक यूज़ करोगे तो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। डू स्पेंड क्वालिटी टाइम ऑन दिस। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। देखो सर, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को बाय हार्ट करने के बहुत सारे ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आपके पास D1, D2, D3, D4, D5, D6 से लेके D10 तक उसमें ऑर्गल डायग्राम लोगों को सिखा देते हैं। ऑर्गल डायग्राम्स को आप बाय हार्ट कर लो। ऑर्गल डायग्राम में करना कुछ नहीं है, इस तरीके का ग्राफ आता है, आपको उसको बाय हार्ट करना, आप समझ जाओगे कि कैसा क्या होने वाला। उसको हम ट्रिक्स कहते हैं। पर अगर आपको सच में समझना है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है तो भैया टाइम लगेगा, ट्रस्ट मी, अच्छा खासा टाइम लगेगा। एक वीडियो में ये समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए कम से कम 5 से 10 वीडियो लग सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को समझाने में ही कैसे हुआ, क्यों हुआ, पीक नीचे कब आएगी, कब ट्रांजिशन होगा, एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन क्या होगा, और ये तो ऑक्टाहेड्रल के लिए होगा। सिमिलरली आप पढ़ोगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में जो भी आप पढ़ोगे वो सब कंपाइल करके ऑर्गल डायग्राम में दे दिया जाता है। तो जिसको ने ऑर्गल डायग्राम बाय हार्ट कर लिया वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाके इलेक्ट्रॉनिक टर्म सिंबल्स के बारे में आराम से या स्पेक्ट्रा के बारे में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। बट दैट इज जस्ट लाइक बाय हार्टिंग समथिंग। ओके, आपको वहां से नॉलेज नहीं मिलेगी, तो आपको ये बाय हार्ट करना है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम ऑफ टिटेनियम वाटर, टिटेनियम हेक्सा कॉम्प्लेक्स जो है, एक्वा कॉम्प्लेक्स, कॉपर हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स जो है, इसके बारे में, क्योंकि अक्सर अभी जैसे अगर मैं यहाँ पूछूं तो टिटेनियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी आपका कौन सा होगा, D1, D2, D3 क्या होगा, आप वो देख लीजिए। ठीक है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो ये स्पेक्ट्रा वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है CSIR नेट के स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज़ इस पे फोकस करना ढंग से, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छा खासा टाइम दो। भैया आपको 20 से 30 मार्क्स ला के देगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन हो गया तो ऑर्गेनोमेटेलिक अपने आप हो जाता है, फिर ऑर्गेनोमेटेलिक में टाइम नहीं लगता। और ऑर्गेनोमेटेलिक भी मैं कह सकता हूँ 10 से लेकर 15 मार्क्स का आराम से ऑर्गेनोमेटेलिक भी आता है। मतलब कुल मिला के अगर ये 2 टॉपिक पढ़ लो तो मैं कह सकता हूँ कि 50 मार्क्स तक आपके हाथ में सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ला के दे देगा, और पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 50 मार्क्स का आता है। मतलब ऑलमोस्ट पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये 2 टॉपिक कवर करते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेना। बिना कोऑर्डिनेशन पढ़े ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ना बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, उसके बाद में नेफ्रोजेटिक सीरीज और पैरामीटर, नेफ्रोजेटिक सीरीज और पैरामीटर के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, इसको पढ़ लेना। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन स्पेक्ट्रा, हाँ जी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का मैंने कहा था पहले ही, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक ऐसा प्राणी है जो आपको पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मिलने वाला है, तो उसको पहले समझ लेना, फिर उसका स्पेक्ट्रा पे एप्लीकेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आएगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर एंट्रेंस आर कंसर्न। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, और चार्ज ट्रांसफर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या असर पड़ता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरीज बाय हार्ट करनी होगी आपको। कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लेना, MnO4, क्रोमियम, HgI2, PbI2, और भी लिस्ट लंबी चौड़ी है। ठीक है, मैंने तो ये 4 मॉलिक्यूल फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। आप ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लेना। चार्ज ट्रांसफर अपने आप में एक चैप्टर है, प्लीज इस पे ध्यान देना। ठीक है, स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड विद मेटल बॉन्ड, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, HS और LS कपलिंग, हाई स्पिन लो स्पिन कपलिंग, और तानाबे-सुगानो डायग्राम, ये तो बहुत फेमस है। मैं तो पूरे MSc मेरे को समझ में नहीं आया होता क्या है ये, और इसका नाम सुन के बड़ी हंसी आती थी, तानाबे-सुगानो डायग्राम, बट बाद में समझ में आया कि ये क्या है, क्रॉसओवर कहाँ होता है। तो प्लीज़ इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना। इसका ग्राफ है, इसका डायग्राम है, तानाबे-सुगानो डायग्राम है, उसको पढ़ लेना अच्छे से। और ये इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेट में और गेट में तो, और नेट में तो पक्का आएंगे, चांसेस है इनके अच्छे खासे क्वेश्चन आने का। उसके बाद में अगला चैप्टर स्टार्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। पहले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ लेना, फिर एरिंग विलियम्स सीरीज को पढ़ लेना। देखो प्रॉब्लम क्या है कि स्टेबिलिटी वगैरह जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, लॉजिक्स, नॉट बाय हार्ट, लॉजिक्स, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसका इस पे क्या असर पड़ेगा, उसका उस पर क्या असर पड़ेगा, तब जाके आप कोई कंक्लूजन पे पहुंचोगे किसी भी क्वेश्चन को लेके। ठीक है ना, नेक्स्ट होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, लास्ट टॉपिक है ये हमारा कोऑर्डिनेशन का, जिसको कहते हैं रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्स। अब रिएक्शन आप 2 जगह पढ़ोगे, एक पढ़ोगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, फिर दूसरा पढ़ोगे स्क्वायर प्लेनार में। टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्सेस हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिज्म आएगा, एसोसिएटिव, डिसोसिएटिव, इंटरचेंज मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ना, और इस चैप्टर को ही पढ़ लेना।
अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर काइनेटिक्स ऑफ वाटर एक्सचेंज ना पढ़ोगे तो भी चलेगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं इसको इतना वेटेज नहीं देता हूँ। उसके बाद लबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना। कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म, एनेशन रिएक्शन, एक्वेशन रिएक्शन, एसिड हाइड्रोलिसिस एंड बेस हाइड्रोलिसिस, ये पूरा पार्ट एक बार समझ लेना, लॉजिक लगा लेना क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एनेशन एक्वेशन पे, कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म पे, ठीक है, C1b मैकेनिज्म पे, लबाइल इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ स्क्वायर प्लेनार की, तो ज़्यादा ध्यान देना स्क्वायर प्लेनार पे, क्योंकि यहाँ पर आप जो चीज़ पढ़ने वाले हो वो बड़ी फेमस है, जैसे ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज, पोलराइजेशन थियरी, पाई बॉन्डिंग थियरी, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनार, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन, आउटर एंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेट एंड गेट, प्लीज डू फोकस। मैं तो कहूँगा पूरा ही पढ़ लो यार, एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ मैं कहूँगा मत पढ़ना, ठीक है। अब आप बोल रहे होगे सर ऐसा तो आपने सबको बता दिया, भाई क्या करें, कोऑर्डिनेशन की वेटेज इतनी अच्छी खासी दी हुई है नेट के पेपर में और गेट के पेपर में, आप पेपर देखोगे तो खुद कह दोगे कि सर आधा तो कोऑर्डिनेशन वैसे ही आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद में लास्ट दो टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर रिएक्शन, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट ठीक है, मिक्स वैलेंस कंपाउंड, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट ठीक है, एक बार नजर मार लेना। अब बात करते हैं बुक्स की, क्या क्या बुक्स पढ़ें। देखो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ बुक्स के बारे में, तो ये कहना कि एक बुक में सारा आपको स्टफ मिल जाएगा थोड़ा टफ है। लाइक आप मे बी सेटिस्फाइड रहोगे किसी बुक से, मे बी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे किसी बुक से, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि जो लोअर लेवल का है, जैसे एडिशन कंपाउंड, लिगेंड, वर्नर थियरी, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, वीबीटी, आइसोमेरिज्म, ये जो लोअर लेवल का है, सीएफटी के बारे में भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, सीएफटी के बारे में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी लोअर लेवल की बुक से, एनसीईआरटी से, केएस वर्मा से, ओपी टंडन की एक बुक है जो मैं बहुत प्रेफर करता हूँ, केएस वर्मा, ओपी टंडन, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अगर बात करूं हायर लेवल की, जैसे अगर आपको चार स्पेक्ट्रा पढ़ना है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, हम इनको कहते हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो आपको थोड़ी एडवांस लेवल की बुक पे जाना पड़ेगा। मेरी फेवरेट बुक जिसको मैं कहता हूँ, जब मैं हैदराबाद में था 2017 में, खुद नेट की प्रिपरेशन करने जब मैं गया था, तब मैंने रामालिंगम की पूरी बुक पढ़ी है। रामालिंगम इज़ रियली अ गुड बुक, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है, यू विल फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, बहुत बेसिक से। अगर आपको एडवांस लेवल पढ़ना है, जैसे सर मुझे बेसिक्स वगैरह सब आता है, मुझे ना डायरेक्ट स्पेक्ट्रा पे जाना है, मुझे डायरेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, पर मैं नहीं कहूँगा स्पेक्ट्रा वगैरह इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो स्पेक्ट्रा वगैरह अगर आपको पढ़ना है तो जेई हुई की बुक ले सकते हो, मिसलर टार की बुक ले सकते हो, फ्रेड बेसोलो की, पूरी शर्मा कालिया की बुक ले सकते हो। तो ये कुछ 4 बुक्स मैंने रेफर कर दी, आप कोई भी एक बुक उठा लेना। मैं नहीं कहूँगा विच इज़ द बेस्ट बुक, प्लीज़ डू नॉट आस्क मी। अक्सर क्वेश्चन मुझसे पूछे सर एक ही बुक बताओ जो बहुत बढ़िया होगी, भाई ऐसे नहीं कह सकते। एवरी ऑथर हैज़ गॉट सम पावर, कोई इसमें अच्छा लिखता है, कोई इसमें अच्छा लिखता है, बट एवरी बुक हैज़ गॉट सम गुड पॉइंट्स एंड सम बैड पॉइंट्स। तो जैसे रामालिंगम में मुझे नहीं लगा कि स्पेक्ट्रा को इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पर बाकी सारा थियोरेटिकल बेस जिसको बनाना है वो रामालिंगम का बुक बहुत अच्छे से पढ़ना, काफ़ी अच्छा थियोरेटिकल बेस बनेगा। पर हुई का बुक अगर और मिसलर का बुक लेते हो, फ्रेड बोस्लो का बुक लेते हो, तो इसमें आपको हायर लेवल कंटेंट ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है। पूरी शर्मा कालिया तो हमारे इंडियन ऑथर है, तो इसमें तो आपको सब मिक्सचर मिलेगा, ना ज़्यादा डिटेल में मिलेगा ना ही बहुत कम मिलेगा, तो इट विल बी लाइक ओवरऑल बैलेंस आपको मिलेगा वहाँ पे। तो आई होप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने जितना बता दिया ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं दुआ करता हूँ कि भगवान करे आपका ये पढ़ के बहुत अच्छे से हो जाए। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा टॉपिक है, और जितनी केमिस्ट्री आपने अब तक पढ़ी है अपनी लाइफ में, वो पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री और पूरी की पूरी जो नॉलेज आपके पास है वो सारी यहाँ यूटिलाइज हो जाएगी। मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस टॉपिक को स्टार्ट करना चाहते हो तो प्रायर स्टार्टिंग, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से प्रायर आपके पास एटॉमिक का नॉलेज, आपके पास पीरियोडिक का नॉलेज और आपके पास थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी का नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप ये टॉपिक को ढंग से पढ़ पाओगे, वरना आपको इस टॉपिक में बड़ी दिक्कत होने वाली है। और हमेशा बेसिक से स्टार्ट करो, डायरेक्टली हायर लेवल के टॉपिक्स पे जंप मत करना, गिर जाओगे और बिना मतलब चोट लग जाएगी, फिर नाराज़ हो जाओगे। एग्जाम पास कर लोगे पर कभी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उन तक प्लीज़ ये सिलेबस पहुंचा देना। ये सिलेबस बहुत हद तक इनफ है अगर आप नेट की प्रिपरेशन या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में फॉलो करना, मैंने जिस सीक्वेंस में इसको लिखा हुआ है ये सीक्वेंस मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, इसी सीक्वेंस में फॉलो करना। ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाना, तो ही आपके बेसिक्स प्रॉपर फिटिंग बैठेंगे, एकदम लाइन से आपके टॉपिक फिट बैठते चले जाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।